फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, और हमने व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन को हमने समझा था, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। और साथ ही हमने रिसर्च डिज़ाइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमने देखा था, और इसको एक पॉइंट वाइज में हमने इसको समझा था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में, रिसर्च डिज़ाइन के कौन कौन से और कितने टाइप्स होते हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिसर्च डिज़ाइन, इसको हम रिसर्च डिज़ाइन को हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं। एंड इसके बारे में हम देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन को जनरली दो भागों में बांटा जाता है: प्रयोगात्मक रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, एंड अप्रयोगात्मक रिसर्च डिज़ाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। इसको हम यहाँ पे वन बाय वन हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोगात्मक रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। हम यहाँ देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के मेनली 4 मुख्य तत्व हैं, और ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। ये चारों तत्व आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। इसके जो 4 मुख्य तत्व हैं, या फिर इसके हम 4 एलिमेंट्स कह सकते हैं, इसके जो 4 मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम ये कह सकते हैं, इसका जो मेन क्वालिटी है, ये 4 मेन जो क्वालिटी है ये हम कह सकते हैं कि ये 4 बतलाए गए हैं। पहला है यादृच्छीकरण, रैंडमाइजेशन, जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन, तुलना, कंपैरिजन एंड मूल्यांकन, एवेल्युएशन। यादृच्छीकरण, रैंडमाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है? जैसे इन शॉर्ट हम बात करें, इसको जब हम पढ़ेंगे तो सैम्पलिंग टॉपिक के अंतर्गत आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। फिर भी यहाँ मैं डिफाइन कर देती हूँ। यादृच्छीकरण का मतलब है रैंडमाइज्ड करना, कहीं से भी किसी भी सैंपल को उठाना। जैसे अगर किसी क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं और कहीं इंट्रोस्पेक्शन की टीम आती है, वो देखना चाहती है कि इस क्लास के बच्चे, इस सेक्शन के बच्चे कितना अच्छे से इनकी लर्निंग चल रही है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो इसके लिए वो 2 तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहला कि या तो वो फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच के बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, और या तो वो पूरे क्लास में जहाँ के 20 स्टूडेंट्स हैं वहाँ वो कहीं से भी किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे मिडिल का हो या फिर लास्ट बेंच का बच्चा हो या फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच का बच्चा हो। मीन्स कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन्स वहाँ पे जो अगर 20 बच्चे हैं तो उन सभी के क्वेश्चन पूछे जाने की ये जो संभावना होती है वो बराबर इक्वल होता है। इसी को रैंडमाइजेशन कहा जाता है। मीन्स किसी के भी चुने जाने की समान संभावना। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो बहुत ही मेन एक क्वालिटी होता है वो यादृच्छीकरण का होता है। और साथ ही साथ में इसकी जो नेक्स्ट क्वालिटी या जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है जोड़ तोड़ का, मैनिपुलेशन। मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में मैनिपुलेशन का गुण पाया जाता है। मीन्स चरों को जोड़ तोड़ करना, चरों को मैनिपुलेट करना। इसके साथ ही कंपैरिजन भी देखा जाता है कि 2 चरों को में क्या या 2 ग्रुप्स के बीच में क्या रिजल्ट आया, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बीच में हम कंपैरिजन को भी देखते हैं। या फिर आईवी को बढ़ाया गया तो डीवी पर कितना इफेक्ट पड़ा, या फिर आईवी को अगर नहीं बढ़ाया गया, नहीं घटाया गया तो डीवी पे कितना इफेक्ट पड़ा। मीन्स इस तरह से कॉम्पैरेटिव स्टडी भी यहाँ पे करी जाती है। और साथ ही साथ में इवेल्युएशन भी यहाँ पे होता है, मूल्यांकन भी यहाँ पे होता है। तो ये आपको ये 4 एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और साथ ही आगे हम देखते हैं, ये भी बहुत ही मेन पॉइंट है कि इसके द्वारा चरों के बीच कारण परिणाम संबंध की व्याख्या होती है। मीन्स आपको ध्यान में रखना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है। मीन्स कॉज एंड इफेक्ट को बतलाता है, क्या कारण रहा और उसका क्या इफेक्ट हुआ। इसके साथ ही हम आगे देखते हैं कि इसमें वस्तुनिष्ठता भी होती है, फलस्वरूप इसे आसानी से दोहराया भी जा सकता है। और यह वैज्ञानिक भी होता है, और साथ ही साथ में इसमें थोड़ी जटिलता भी होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, प्रयोगात्मक रिसर्च डिज़ाइन है, तो ये साइंटिफिक होता है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव भी होता है, ये थोड़ा सा टफ होता है करना। और जो लोग रिसर्च डिज़ाइन को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते हैं, वही इस तरह के डिज़ाइन को बना सकते हैं, इस तरह के सिनॉप्सिस पे बेस्ड अपने रिसर्च को ये तैयार कर सकते हैं। मीन्स इसके लिए कोई भी जो बनाएगा वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिसर्चर होना चाहिए, तो ही वो प्रॉपर इसको सही तरीके से बना सकता है। और आगे हम देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके भी 4 प्रकार बतलाए गए हैं।
पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा है ब्लॉक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, थर्ड वन इज़ लैटिन स्क्वायर रिसर्च डिज़ाइन एंड द लास्ट वन इज़ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सो इसको हम यहाँ पे वन बाय वन हम समझेंगे। यहाँ पे ये रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक रैंडमाइजेशन होता है जिसका कि मतलब होता है कहीं से भी सभी सैंपल्स के, सभी पॉपुलेशन में किसी के भी चुने जाने की समान संभावना। और यहाँ पे ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताया गया है, ये इसी का एक टाइप है। सो हम इसको वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हम देख लेते हैं। यह सबसे सामान्य स्तर की रिसर्च डिज़ाइन होती है और इसे हिंदी में यादृच्छिकरण, प्रयोगात्मक अनुसंधान, अभिकल्प कहा जाता है। इंग्लिश वाला आप ध्यान में रखें तो वो इजी होगा आपके लिए, बट मैंने हिंदी को भी यहाँ पे लिख दिया है। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप पढ़ सकते हैं। इसकी विश्वसनीयता और वैधता बहुत अधिक नहीं होती है और इसमें टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसका संचालन करना आसान होता है और इसमें आंकड़े खोने की संभावना सर्वाधिक होती है। मीन्स ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो है, इसको ये बहुत ही एक सिंपल वे होता है, एक सिंपल वे ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसमें कि हम ईजिली इसको हम बना सकते हैं। लेकिन इसकी जो वैज्ञानिकता या फिर इसकी जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इसमें आंकड़े खोने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी में रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे हम देखते हैं, जैसे इसकी डिज़ाइन अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से इसका हम डिज़ाइन बनाएंगे। मीन्स जितने भी वेरिएबल्स हैं उस सब के बारे में हम यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। कुछ वेरिएबल्स के बारे में हम लिखेंगे, कुछ आईवीज़ के बारे में लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन ये बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सो इसको हम देखते हैं कि यह रैंडम की अपेक्षा उच्च स्तर का रिसर्च डिज़ाइन होता है और इसकी विश्वसनीयता तथा वैधता भी रैंडम की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे हमने पहले वाला देखा रैंडम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, उसकी अपेक्षा एज अ कंपेयर टू रैंडम रिसर्च डिज़ाइन, उसकी अपेक्षा ये बहुत ही अच्छा होता है और इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अधिक होती है और इसमें आंकड़े खोने की संभावना रैंडम की अपेक्षा कम होती है। जैसे इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। मीन्स इसको पहले सारे सैंपल्स को हम 2 भाग में बांट लेंगे, उसके बाद उसमें हम उसके अकॉर्डिंग हम अपने सैंपल्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से आगे हम देखते हैं लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे आंकड़े खोने की संभावना बहुत कम होती है और इस रिसर्च डिज़ाइन की विश्वसनीयता एवं वैधता अत्यधिक होती है रैंडम और ब्लॉक की तुलना में, और यह रैंडम और ब्लॉक की तुलना में ये अधिक प्रभावशाली होता है और इसमें जनरली एनोवा का यूज़ किया जाता है। एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसको जब हम स्टैट्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगी कि एनोवा क्या होता है, एनोवा के भी कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से ये काम करता है। तो इसके बारे में हम स्टैट्स के पार्ट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका जो रिसर्च डिज़ाइन होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ हम देखते हैं कि यह सर्वाधिक विश्वसनीय और वैध रिसर्च डिज़ाइन होता है। इसे हिंदी में कारक विश्लेषण भी कहा जाता है और यहाँ पे भी एनोवा का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे 2 वे एनोवा का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। 2 वे एनोवा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और यह आईवी पर बेस्ड होता है और यह सबसे उच्च स्तर की रिसर्च डिज़ाइन मानी जाती है। मीन्स ये जो फैक्टोरियल रिसर्च डिज़ाइन होता है ये सबसे हाई लेवल का ये रिसर्च डिज़ाइन होता है और इसमें 2 वे एनोवा का यूज़ किया जाता है और ये आईवी पर बेस्ड होता है। इसके क्वेश्चंस आपको ये कथन निष्कर्ष वाले सेक्शन में आ सकते हैं या फिर आपको कोडिंग वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, या फिर पैसेज वाले क्वेश्चन में भी ये वाला पैसेज वाले सेक्शन में भी ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने प्रयोगात्मक रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत हमने ये 4 तरह के इसके टाइप्स देखे, रैंडम, ब्लॉक, लैटिन स्क्वायर एंड फैक्टोरियल। इसमें से जो सबसे कम रिलायबल होता है वो होता है रैंडम रिसर्च डिज़ाइन, और जो सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, सबसे ज़्यादा
जिसकी वैलिडिटी होती है वो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है। और इसका जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो कुछ इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, इस तरह से इसका डिज़ाइन बनाया जाता है। और अगर हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें तो अधिकतर रैंडम और ब्लॉक रिसर्च डिज़ाइन का ही यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको इसको एज इट इज़ ऐसे ही आपको पढ़ना होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपनी मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करी हुई है, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस, वहाँ भी आप डायरेक्टली मेल करके भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, आप इसको ध्यान में रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।